बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो ड्रामा हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर द क्रूसिबल बाय आर्थर मिलर। बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है। इस ड्रामे पे दो वीडियोस बनेगी। पहली वीडियो में हम आर्थर मिलर की शॉर्ट बायोग्राफी, की पॉइंट्स, ड्रामे का जो बैकग्राउंड है और इसके साथ इसकी जो सेटिंग है उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी वीडियो में हम करेक्टर, समरी, थीम्स और सिंबलिज़म को डील करेंगे। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर हम वर्ड क्रूसिबल को देखें, उर्दू में इसका मतलब है सुनार की करपा। अ वेसल मेड ऑफ मटीरियल दैट डज़ नॉट मेल्ट ईज़ली। एक ऐसा बर्तन, एक ऐसी चीज़, एक ऐसे मटीरियल से बनी हुई होती है जो ईज़ली मेल्ट नहीं होती फॉर हाई टेम्परेचर केमिकल रिएक्शंस। अब आते हैं हमारे जो राइटर हैं आर्थर मिलर, इसकी बायोग्राफी की तरफ। ये एक अमेरिकन प्ले राइट और इसेइस्ट थे। वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट कंसीडर किए जाते हैं। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 17 अक्टूबर 1915, न्यूयॉर्क सिटी में हुई, और डेथ इसकी 10 फरवरी 2005 कनेक्टिकट में हुई। अगर इसकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन की बात करें तो आर्थर मिलर वाज द सेकंड ऑफ 3 चिल्ड्रन बोर्न टू आइसेडोर एंड ऑगस्टा मिलर। ये इसके पेरेंट्स का नाम है। बोथ पॉलिश एंड जेविश इमिग्रेंट्स, ये पॉलिश जेविश इमिग्रेंट्स थे, और इसके जो फादर थे वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे बट लॉस्ट एवरीथिंग इन द स्टॉक मार्केट। जब क्रैश हुआ 1929 में तो स्टॉक मार्केट में इसके फादर ने जो इन्वेस्टमेंट की थी सब कुछ लॉस कर दिया था, विच हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन मिलर्स वर्ल्ड व्यू। इसी तरह इसकी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा जो आर्थर मिलर है। He attended Abraham Lincoln High School in Brooklyn and was known for his excellent grades and avid reading. Means ये एक एबल स्टूडेंट थे, कैपेबल स्टूडेंट थे। हमारे जो आर्थर मिलर हैं ये एक कैपेबल स्टूडेंट थे, और इसने कहाँ से पढ़ा था? अब्राहम लिंकन हाई स्कूल से। मिलर्स इंटरेस्ट इन राइटिंग बिगेन टू डेवलप ड्यूरिंग हिज हाई स्कूल ईयर्स। जब ये स्कूल में थे तभी इसने इसका जो इंटरेस्ट था राइटिंग की तरफ बढ़ा दिया था। Miller went on to study journalism at the University of Michigan, where he wrote for the student paper and explored his passion for playwriting. तो इस यूनिवर्सिटी से इसने जर्नलिज़म पढ़ा, ठीक है, और साथ में इसने जो है जो क्या कहते हैं ये लिखने का जो सिस्टम था वो भी स्टार्ट किया था उस वक्त। प्ले राइटिंग वगैरह मीन्स ड्रामे वगैरह लिखना। ही रोट हिज फर्स्ट प्ले नो विलन। इसका जो फर्स्ट प्ले है ये पॉइंट रिमेंबर करना ज़रूरी है, आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ में कि इसका फ़र्स्ट प्ले कौन सा है। तो नो विलन जो है इसका फ़र्स्ट प्ले है, विच ऑन द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ वुड अवार्ड फॉर प्ले राइटिंग इन 1936। और इससे जो एक अवार्ड इसे मिला था यूनिवर्सिटी ऑफ वुड का 1936 में। ग्रेजुएशन के बाद 1938 में ग्रेजुएशन की, और इसने फिर फेडरल थिएटर प्रोजेक्ट जो है ज्वाइन किया। अ गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम, ये क्या था? ये फेडरल थिएटर प्रोजेक्ट ये एक गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम था जो कि प्रोवाइड करता था एम्प्लॉयमेंट्स फॉर एक्टर्स, डायरेक्टर्स। जो एक्टर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनको रोज़गार देना, ठीक है। डायरेक्टर्स एंड प्ले राइट्स ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। अच्छा, ग्रेट डिप्रेशन का कंसेप्ट समझना। तो ग्रेट डिप्रेशन उस टाइम को का जहाँ पे इकोनॉमिकल इश्यूज़ आ गए थे, इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई थी तमाम ममालिक की, तो उस टाइम को ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। अब उस वक्त ओबियसली ये जो एक्टर्स थे, डायरेक्टर्स थे, प्ले राइट्स थे, मीन्स प्ले राइट्स का मतलब है ड्रामेटिस्ट, ये सब इफ़ेक्ट हुए थे, ठीक है। तो इस तरह फिर इनको जो है ये उस वक्त क्या थे, फेडरल थिएटर प्रोजेक्ट के ऐसा इसने ज्वाइन किया था, और ये जो थे एम्प्लॉयमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करते थे, मींस रोज़गार वगैरह प्रोवाइड करते थे उन एक्टर्स, डायरेक्टर्स और प्ले राइट्स को ग्रेट डिप्रेशन के टाइम। करियर एंड मेजर वर्क्स, इसके जो मेजर वर्क्स है ऑल माई सन्स, ठीक है, ये इसका मेजर वर्क है। एंड विच ऑन द ड्रामा क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड, और इस तरह इसको अवार्ड्स मिले। ये इसके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसी तरह डेथ ऑफ अ सेल्समैन, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, 1949 में पब्लिश हुई, और इसको ये जो है पुलिट्ज़र प्राइज़ फॉर ड्रामा एंड हैज़ बीन वाइडली क्लेम्ड एज अ क्लासिक ऑफ अमेरिकन थिएटर। 1953 में मिलर रोट द क्रूसिबल, ये 1953 में ये ड्रामा लिखा गया।
और इस तरह इसको भी अवार्ड्स मिले इस ड्रामे को। फिर उसके बाद इसने डिफरेंट चीज़ें लिखी, जिसमें अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज 1955, आफ्टर द फॉल 1964, द प्राइस 1968। थ्रू आउट हिज करियर मिलर एक्सप्लोर्ड थीम्स ऑफ मॉरल्स के जो ड्रामे उसमें मॉरलिटी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द फ्लॉज ऑफ द अमेरिकन ड्रामा, इससे रिलेटेड थीम्स आपको देखने को मिलते हैं। इसकी डेथ हुई थी 10 फरवरी 2005 में 89 एज में। और इस तरह इसने जो अपने पीछे लेगेसी वगैरह छोड़ी थी, ठीक है। अब अमेरिकन मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेराइट्स whose works continue to be celebrated and analyzed for their profound means, इसकी लेगेसी क्या है जो आज कल हम पढ़ रहे हैं। लेगेसी से मुराद कुछ ऐसा आप कर जाना जो लोग उससे फ़ायदा उठाए, ठीक है, सरमाया जिसे हम कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो ये इसका एक सरमाया था, ये ड्रामा, ये सब कुछ लिखना। और इससे जो है आजकल भी चाहे एशियन हो या अफ्रीकन्स हो या अमेरिकन्स हो, जो भी हो, यूरोपियंस हो, सब इस ड्रामे को पढ़ते हैं। अब इस ड्रामे के अगर की पॉइंट्स की बात करें, ये ऑब्वियसली आर्थर मिलर ने लिखी है ये ड्रामा, और 1953 में जो है ये परफॉर्म की गई ब्रॉडवे। और एलिगरी द क्रूसिबल सर्व्स एज एन एलिगरी फॉर मैकर्थीज़म, अ पीरियड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग द 1950s व्हेन सेनेटर जोसेफ मैकर्थी लेड अ कैंपेन टू आइडेंटिफाई द ब्लैकेस्ट सस्पेक्टेड कम्युनिस्ट। अच्छा, ये उसकी तरफ भी, ये उस वाक़ये की तरफ भी ये इशारा करती है ड्रामा, कि जब यूनाइटेड स्टेट्स में 1950 में एक सेनेटर था जोसेफ मैकार्थी, जिसने एक कैंपेन स्टार्ट की थी, ठीक है। जो ब्लैक की आइडेंटिटी है वो सस्पेक्टेड थी, ब्लैक कम्युनिस्ट जो थे, ठीक है, जो ब्लैक लोग थे, जो नेग्रो थे, उनकी आइडेंटिटी जो थी क्या थी, लाइक सस्पेक्टेड थी। सो उनके हक में थी ये रैली। सैलिम विच ट्रायल्स, सैलिम जो है इस ड्रामे में एक गांव का नाम है, ठीक है, एक जगह का नाम है। द सैलिम विच ट्रायल्स वर अ सीरीज ऑफ हेयरिंग्स एंड प्रोसिक्यूशंस ऑफ पीपल अक्यूज्ड ऑफ विच क्राफ्ट। अच्छा, ये इस लाइन का मतलब ये आपको बेहतर जब हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे तब आप इसको बेहतर समझ पाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि सैलिम एक गांव का नाम है, और इस गांव में जो थे लाइक ये जो जादू करना, काला जादू करना, ये सब बैन था। जो भी करता था उसे सज़ा मिलती थी। तो सेम टू सेम यहाँ पे ऑब्वियसली फिर क्या होते थे, ये जो हमारे जजेस वगैरह है वो भी होते थे, वो उनको सज़ाएँ देते थे, और उस वक्त बहुत से मासूम लोगों को सज़ाएँ दी गई। इस ड्रामे में भी आपको यही बताया जाएगा कि बहुत से मासूम लोग मरे थे, वो क्यों मरे थे, किस वजह से, क्या इल्ज़ामात थे, ये सब जब हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे उसमें आपको बेहतर समझ आएगी। अवार्ड्स एंड रिकग्निशन, द क्रूसिबल रिसीव्ड द टोनी अवार्ड, ये इसको अवार्ड्स ड्रामे को मिले थे, द बेस्ट प्ले इन 1953 एंड हैज़ बीन वाइडली सेलिब्रेटेड एज अ क्लासिक ऑफ अमेरिकन थिएटर। अच्छा, मुझे थोड़ा बहुत ज़ुकाम है और ये गले का भी इशू है, सो वॉइस में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, सॉरी फॉर देट। हिस्टोरिकल एक्यूरेसी की अगर बात करें, इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे कि इस ड्रामे की हिस्ट्री क्या है। उसके बाद है कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, द क्रूसिबल इज़ ओपन परफॉर्म्ड एंड स्टडीड टुडे बिकॉज ऑफ इट्स टाइमलेस थीम्स। तो इस ड्रामे को जो है एज आई सेड कि हर जगह पे पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है। और इस ड्रामे में आपको जो थीम्स देखने को मिलेंगे वो क्या है, इनजस्टिस है, प्रोसिक्यूशन है, एज आई सेड के जो मासूम लोग हैं उनको सज़ाएँ दी जाती है, सो इट मीन्स इट इज़ इनजस्टिस विद दैम, एंड डेंजर ऑफ द मॉब मेंटेलिटी, मॉब ग्रुप टाइप को कहते हैं। The Crucible continues to be an important and influential play offering insights into historical events. तो इसमें historical events भी डिस्कस हुए हैं। So let's move to the next slide. You will better understand that what is the history of this drama. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, और ये पेपर में आ सकता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है इस ड्रामे का। The Crucible by Arthur Miller is a fictionalized account of the Salem witch trials. Salem, as I said, एक जगह का नाम है, ठीक है, और वहाँ पे जो है जादू वगैरह, काला जादू वगैरह होते थे, which occurred in the Massachusetts Bay Colony, present day Massachusetts, between 1692 and 1693. The historical background of the drama is rooted in the events and atmosphere of that period. तो यहाँ पे इसके डिफरेंट जो है पीरियड्स मेंशन किए, जिसमें प्यूरिटन सोसाइटी आती है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्यूरिटन। The play is set in Puritan society characterized by strict religious beliefs and theocratic form of government. The Puritans sought to create a pure and morally upright community based on their interpretation of Christianity.
अच्छा, प्यूरिटन क्या थी? प्यूरिटन एज आपने सुना है, प्यूरिटन का क्या मतलब है? प्यूरिटन ऐसे लोग थे जो रिलीजियस टाइप थे, जो ये थे सारे क्रिश्चियन, और क्रिश्चियनिटी पे इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव था। तो ये कभी भी ये नहीं चाहते थे कि हमारे मज़हब में कुछ ऐसा कर जाए लोग जिससे हमारे मज़हब की बदनामी हो, लाइक ये जादू वगैरह करना, काला जादू करना। सो आपने जब भी प्यूरिटन वर्ड या प्यूरिटन सोसाइटी की बात होगी, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिलीजियस सोसाइटी एंड द रिलीजियस सोसाइटी ऑफ द प्यूरिटन पीपल। सो यहाँ पे इस ड्रामे में भी यही चीज़ आपको बताई गई है कि उस वक्त क्या था, लोगों को बैन किया गया था, लोगों को ये बता दिया गया था कि भाई आप लोगों ने ये जो क्या कहते हैं जादू करना, काला जादू करना, ये नहीं करना। अगर आप लोग करेंगे तो इसको आपकी सज़ा मिले, इसकी सज़ा आप लोगों को मिलेगी। ये चीज़ बताई गई थी, लेकिन फिर भी लोग चुप चुप के करते थे। Witchcraft beliefs. During the late 17th century, belief in witchcraft was widespread in Europe and its colonies. 17th century में ये जो जादू है, काला जादू है, ये डिफरेंट बिलीव्स है, लोग इस पर आजकल भी बिलीव करते हैं। और 17th सेंचुरी देखो यहाँ पे मेंशन है कि 17th सेंचुरी में लोग इस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते थे। ये काला जादू, विच क्राफ्ट का मतलब है काला जादू। Witchcraft beliefs during the 17th century, belief in witchcraft was widespread in Europe and colonies. तो ये यूरोप और उसके कॉलोनीज़ में फैल गया था। कॉलोनीज़ आपको बेहतर पता है, कॉलोनीज़ कौन कौन सी थी? ये ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा कॉलोनीज़ बनाई, जिसमें हम इंडिया भी हैं, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश, इसी तरह मालदीव तो नहीं, लेकिन डिफरेंट, जैसे श्रीलंका, ये सारी कॉलोनीज़ बनी हुई थी। इसी तरह इसने कुछ अफ्रीकन ममालिक्स पे जो है कब्ज़ा किया था। तो ये सारी कॉलोनीज़ हैं, और इस तरह ये कॉलोनीज़ में ये जो काला जादू है ये फैल गया था। द प्यूरिटन्स बिलीव्ड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ विचेस एंड देयर एबिलिटी टू कॉज हार्म थ्रू सुपर नेचुरल मीन्स। और प्यूरिटन ये बिलीव करते थे कि ये जो काला जादू है ये लोगों को, ये सुपर नेचुरल पावर्स हैं, मीन्स लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसीलिए ये जो प्यूरिटन्स थे वो इस चीज़ को रोकते थे अपने सोसाइटीज़ में, अपने लोगों के अंदर, कि ये नहीं करना, अगर करेंगे तो इसकी सज़ा मिलेगी। दे व्यूड विच क्राफ्ट एज अ सीरियस क्राइम एंड सिन अगेंस्ट गॉड। और ये क्या मानते थे, ये जो प्यूरिटन्स थे, वो कहते थे कि ये इस तरह जैसे आप गॉड, मतलब जो खुदा हैं, आप उससे लड़ रहे हो, और ये बहुत बड़ी गुनाह है। और सिंपल जो ये लोग कहते थे कि ये आप जो है शैतान के साथ डील करते हो, शैतान के दोस्त बन जाते हो, शैतान के भाई बन जाते हो। तो इसलिए ये एक सीरियस क्राइम था उस वक्त। उसके बाद है एक्विजिशन एंड हिस्ट्रिया द सेलिम विच ट्रायल्स वर ट्रिगर्ड बाय अ सीरीज ऑफ एक्विजिशंस ऑफ विचक्राफ्ट इन द टाउन ऑफ सेलिम। अच्छा, ये उस चीज़ को मेंशन की गई, ये मैं आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या कहा है। ये हम समरी में भी डिस्कस करेंगे, यहाँ पे भी आप लोग इसको समझ लीजिएगा। इसमें क्या है, देखो ये सोसाइटी जैसे प्यूरिटन सोसाइटी, या जो यहाँ पे मेंशन है सैलिम, ये वर्ड मेंशन है, ये एक ऐसी ही जगह थी जहाँ पे लोगों को मना किया गया था कि भाई आप लोगों ने ये काम नहीं करना, ये जो काला जादू है अगर आप करेंगे तो इसकी सज़ा मिलेगी। तो लोगों ने, एक मिनिस्टर की बेटी थी वो कर लेती है, ठीक है। अब जो मिनिस्टर की बेटी होती है वो ऑब्वियसली मिनिस्टर की बेटी है, उसे तो कोई रोक नहीं सकता। तो लोगों ने देख लिया, अब मिनिस्टर ने ख़ुद देखा था। तो इस तरह ये स्टोरी बढ़ती है, और जो लोग हैं जो वहाँ पे विच क्राफ्ट, जो उन्होंने जो जादू कर रहे थे, वो इल्ज़ाम लगाते मासूम लोगों पे। तो उससे क्या होता है, जो दूसरे ये यंग गर्ल्स इसमें मौजूद थे, ठीक है, इसमें ये जो जादू कर रही थी उस वक्त यंग गर्ल्स थी, पूरी एक जंगल में बैठी थी, और ये सारी जो थी जादू कर रही थी और किसी को मारने के लिए। तो ये मिनिस्टर ने देख लिया था। अब यही गर्ल्स जो है दूसरों पे इल्ज़ामात लगाती, तो इससे क्या होता है, जो मासूम लोग थे उनको लटका दिया गया था, उनकी डेथ हो गई, और ये जो यंग गर्ल्स थी वो बच गई। तो ये इस चीज़ में ये बड़ी क्लियरली बताया गया है कि ये चीज़ आप समरी में भी देखेंगे, और ये किस्म का थीम भी हमें देखने को मिलता है कि आप जो इनजस्टिस का थीम, अब यहाँ से आप इनजस्टिस का थीम भी गेन कर सकते हैं कि हम जो है जो नाइंसाफ़ी जब करते हैं तो इससे क्या होता है, जो मासूम लोग हैं उसको टारगेट किया जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। ट्रायल्स एंड एक्सक्यूशंस या ट्रायल्स का मतलब ये है, देखो जब आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हो, ये पूरे लाइन्स में यही चीज़ मेंशन है, जब आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हो तो क्या होता है ट्रायल्स। एक्सक्यूशन का क्या मतलब है, सज़ा देना, फांसी देना। तो सेम टू सेम इस पूरी स्टोरी में भी यही बताया गया है कि भाई उस वक्त भी जब लोग करते थे ये विच क्राफ्ट या जादू वगैरह, काला जादू वगैरह,
तो लोग जब करते थे तो इससे क्या होता था, मासूम लोग जो थे, मासूम लोगों पे इल्ज़ाम लगता था और उन बेचारों को जो है लटकाया जाता था, उनके ट्रायल्स होते थे। इवन जो हमारे स्टोरी के प्रोटोगनिस्ट है जॉन जिसका नाम है, वो भी आखिर में उसको भी लटका दिया जाता है। अब ये क्यों लटकाया जाता है, कौन उस पर इल्ज़ाम लगाता है, ये हम बेहतर इसको समझेंगे जब समरी इसकी डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स एंड मोटिवेशंस, द कॉजेज ऑफ द विच trials were complex and intervened. Some theories suggest that social tensions, personal rivalries। अच्छा, इसमें ये भी बताया गया है कि उस वक्त यानी जब ये विच क्राफ्ट होती थी, काला जादू होता था, तो लोग इसलिए भी एक दूसरे को मारते थे। और ये चीज़ आज भी कॉमन है, आई थिंक इट्स कॉमन। आप देखते होंगे कि लोग एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए किन किन चीज़ों का सहारा लेते हैं। सेम टू सेम उस वक्त भी यही होता था, लोग एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत कुछ करते थे। जैसे ये पूरी स्टोरी में क्या है, एक मिनिस्टर की बेटी होती है, वो भी यही करती है, वो भी किसी को मारने के लिए, किसी की जान लेने के लिए ये जादू करती है। अब उस पकड़ी जाती है, उसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा राइवलरीज़, ये जो है दुश्मनी को कहते हैं। सोशल टेंशन्स की वजह से होता था, डिस्प्यूट्स की वजह से होता था, रिलीजियस फैंटिसिज्म की वजह से होता था। ये लोग जो थे ये जो काला जादू है ये करते थे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ख़त्म होती है। अब इसकी सेटिंग डिस्कस करेंगे। सेटिंग के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके करेक्टर, समरी, थीम्स और सिंबलिज्म को डिस्कस करेंगे। इसकी जो सेटिंग रखी गई है वो ऑब्वियसली एक टाउन है सैलिम के नाम से, वहाँ रखी गई है, ठीक है। और ये 1692 का ईयर चल रहा है। सैलिम इज़ अ स्मॉल प्यूरिटन कम्युनिटी। और ये जो सैलिम है ये एक प्यूरिटन कम्युनिटी है। प्यूरिटन का मैंने आपको बताया कि बड़े रिलीजियस लोग थे और ये अपने आप को जो है रिलीजियस मानते थे। और ये जादू वगैरह करना, ये कहते थे कि ये जो है एक क्राइम है, एक जुर्म है और इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। नोन फॉर इट्स स्ट्रिक्ट रिलीजियस बिलीव्स, इनके स्ट्रिक्ट रिलीजियस बिलीव्स होते थे और इनकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी। और इसकी फिर इसके साथ साथ ये टाउन के साथ, सैलिम टाउन के साथ साथ इसकी सेटिंग डिफरेंट जगहों पे और जगहों पे भी, जिसमें रेवरेंड सैमुअल पेरिस हाउस, ये करेक्टर है, उसके घर में सेटिंग रखी गई है। द प्रॉक्टर हाउस, जॉन प्रॉक्टर जो कि हमारे स्टोरी के प्रोटोगनिस्ट, उसके घर में सेटिंग रखी गई है। फिर द सैलिम मीटिंग हाउस, ये उस कस्बे की कस्बा जो टाउन है वहाँ पे जब मीटिंग होती है तो उस जगह की जो है सेटिंग रखी गई है। इसी तरह द कोर्ट रूम, द जेल इवन जो लास्ट में मेंशन किया गया है वहाँ सेटिंग रखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम करेक्टर, समरी और थीम, सिंबलिज्म को डील करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।